हाय फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम सेल करते हैं तो उस पे जो कैपिटल गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो कितना टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो कितना टैक्स लगेगा। जो भी गेन होगा चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, उस पे जो टैक्स लगेगा क्या हम उसको सेव कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया, कैपिटल गेन टैक्स इज levied depending on the duration for which the property was held by the seller. If the property was held for less than 2 years, it would be classified as a short-term capital gain. And if the property was held by the seller for more than 2 years, it would be classified as long-term capital gain. Means अगर कोई प्रॉपर्टी हमने परचेज की है और उसको 2 साल तक होल्ड किया है, उसके बाद उसको सेल किया है, तो उस पे जो गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और उस प्रॉपर्टी को अगर 2 साल से पहले सेल कर दिया है तो उस पे जो कैपिटल गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया या शॉर्ट टर्म, ये हमें पता चल गया। अब ये देखना है कि उस पर टैक्स कितना लगेगा। मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, हमने प्रॉपर्टी को 2 साल से पहले ही सेल कर दिया, तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। मींस अगर हमारी इनकम 30% की स्लैब में आ रही तो दैट विल बी टैक्सेबल एट 30%, और अगर 20% में आ रही तो दैट विल बी टैक्सेबल एट 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो फ्लैट 20% रहेगा एट एनी कंडीशन। आगे हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मींस सबसे पहले हमने सेल की वैल्यू को ले लिया, जो हमने सेल की है प्रॉपर्टी उसको ले लिया। उसके बाद उसके साथ में जो एक्सपेंडिचर ट्रांसफर वगैरह में खर्चे हुए उसको उसमें से माइनस कर दिया। उसके बाद लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो परचेज प्राइस थी प्रॉपर्टी की, उसको माइनस कर दी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी खर्चा किया होगा जो हमने परचेज की होगी, उसको भी हमने माइनस कर दिया और हमारी निकल आई ग्रॉस की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें से हमने एग्जेम्पशन कुछ होती हैं इनकम टैक्स की 54B, D, G, इसकी एग्जेम्पशन अगर हैं तो वो एग्जेम्पशन को भी माइनस कर दिया। इसके बाद बचा हमारा नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो गेन आया, इस गेन को एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस पे टैक्स कैसे आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो गेन है उसमें कैलकुलेशन करने में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस रहता है, वो रहता है इंडेक्सेशन। तो लॉन्ग टर्म की हमने कैलकुलेशन की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल अमाउंट हमने फुल ले लिया, एक्सपेंडिचर उसमें से लेस कर दिए, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मींस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस परचेज कॉस्ट। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो हमने मान लो परचेज की है। मान लो हमने कोई भी प्रॉपर्टी 2005 में 5 लाख रुपए की परचेज की और हमने वही प्रॉपर्टी आके 2023 में 15 लाख रुपए की बेच दी। एज पर इनकम टैक्स कहता है कि जो प्रॉपर्टी आपने 5 लाख की परचेज की है वो इन 15 से 16 सालों में आपका कुछ एप्रिसिएशन भी तो हुआ है। मान लो आपकी जो 5 लाख की प्रॉपर्टी है वो एप्रिसिएशन होके 2,23,023 में 10 लाख रुपए की हो गई और आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया 15 लाख रुपए में, तो एक्चुअल में जो कैपिटल गेन होगा वो होगा 15 माइनस 10, 5 लाख रुपए का। तो इस तरीके से इंडेक्स्ड कॉस्ट लगती है एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से। उसके बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसमें भी हमने इंडेक्सेशन लगा लिया है और उसकी कॉस्ट भी माइनस कर दी। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला क्या है वो हम आगे अभी देखेंगे। इसके बाद आगे ग्रॉस की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके बाद हमने एग्जेम्पशन लेस कर दी इसमें से। अब आगे हमारे पास नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी।
जो भी कैपिटल गेन आया इस पे हमने फ्लैट 20% का टैक्स लगा दिया। ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स। आगे हम देखते हैं कंप्यूटेड इंडेक्स्ड कॉस्ट फॉर्मूला। इंडेक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो हमारी अभी एक्विजिशन कॉस्ट, इंडेक्स्ड एक्विजिशन कॉस्ट थी और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसको हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल कॉस्ट। मान लो हमारी जो परचेज प्राइस उसकी एक्चुअल हमने परचेज प्राइस ले ली। उसके बाद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल, जिस साल में हमने सेल किया हुआ है उसका एक इंडेक्सेशन होता है एज पर इंडेक्सेशन के हिसाब, इनकम टैक्स के हिसाब से, उसका हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई कर दिया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर परचेज। जिस साल में हमने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था उस साल का भी एक इंडेक्सेशन होता है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो जो कॉस्ट निकल के आती है वो हमारी होती है एक्चुअल में इंडेक्सेशन कॉस्ट। आगे है एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द कैपिटल गेन्स arising on sale of property irrespective of whether it is long term capital gain or short term capital। आपके पास आपको ये पता चल गया है कि आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, और ये भी पता चल गया कि उस पर टैक्स पे करना है, तो आपको उसमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट है सैलरी रेजिडेंट 1% टीडीएस वुड बी डिडक्टेड इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज मोर देन 50 लाख। अगर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आपने सेल की है उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो 1% का टीडीएस भी सेलर को डिपॉजिट करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड, कुछ पॉइंट्स भी नोटेड करने वाले हैं। बेसिक एग्जेम्पशन बेनिफिट एलिजिबल, बेसिक एग्जेम्पशन में 2.5 लाख की जो लिमिट है, मान लो कैपिटल गेन का अमाउंट निकल आया, उस अमाउंट में से जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो आप सिर्फ 2.5 लाख की है, वो ही लेस होगी। नो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से, जो 80U की जो डिडक्शन है वो उस टैक्स के कैलकुलेशन में अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है इफ यू आर सेलिंग एनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टिंग द कैपिटल गेन अमाउंट इन परचेजिंग द अदर प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54। मान लो अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की और जो सेल से कैपिटल गेन का अमाउंट आया वो आपने नई प्रॉपर्टी परचेज करने में लगा दिया, तो आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट होगा वो अंडर सेक्शन 54 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मींस कोई भी प्रॉपर्टी मान लो आपने 5 लाख रुपए की परचेज की 2005 में और 2023 में आते आते उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया आपने 20 लाख रुपए में। 5 लाख की परचेज की, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन लगा के उस 5 लाख की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 2023 में वो हो गई मान लो 13 लाख रुपए, और आपने उसको सेल कर दिया 2023 में 20 लाख का, तो बचा कितना, 20 माइनस 13, मतलब 7 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। इस कैपिटल गेन को आपने अगर दोबारा से कोई घर परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 7 लाख रुपए की जगह आपने 8 लाख का घर परचेज कर लिया, तो आपका ये जो 7 लाख है कैपिटल गेन का, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मान लो 7 लाख की जगह आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए दूसरे घर में, तो ये जो 6 लाख है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है शुड बाई विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंस्ट्रक्ट ए न्यू हाउस विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इस एग्जेम्पशन को लेने के लिए आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। मींस जो कैपिटल गेन का अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट को जिस दिन से आपने सेल किया है उसके 2 साल के बाद तक उस अमाउंट को आपको नए घर के लिए परचेज करना पड़ेगा, या फिर उससे 1 साल पहले आपने घर परचेज कर लिया हो, और या फिर जब सेल किया है उस सेल की तारीख से 3 साल के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करा लो, तभी आपको इस कैपिटल गेन के अमाउंट को एग्जेम्पशन मिलेगी। If you are not able to buy a new house till filing income tax return, then open a capital gain account and deposit this capital gain amount for taking benefit of objection। मान लो आपने कोई घर सेल किया और उससे जो कैपिटल गेन हुआ है उसको आपको इन्वेस्ट करना है 2 साल के अंदर किसी नए घर में, लेकिन
31 जुलाई जो रिटर्न की डेट होती है वहां तक आपने नया घर नहीं परचेज कर पाया, तो जो इनकम टैक्स की रिटर्न है 31 जुलाई तक, उस तारीख तक आप एक कैपिटल गेन का अकाउंट खुला के जो कैपिटल गेन का पैसा हुआ है उस पैसे को आप उसमें डिपॉजिट कर दो, जिससे आपको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल जाए। लेकिन वो पैसा जो जमा है उस पैसे को आपको 2 साल में घर परचेज करना पड़ेगा, और या फिर 3 साल में कंस्ट्रक्शन के लिए उस पैसे को यूज करोगे, तभी वो एग्जेम्पशन आपको कैपिटल गेन की मिल पाएगी। नेक्स्ट आते हैं, अंडर दिस सेक्शन बेनिफिट इज अवेलेबल व्हेन यू परचेज रेजिडेंशियल। इस जो सेक्शन का बेनिफिट है सिर्फ आपको रेजिडेंशियल हाउस परचेज करने में मिलेगा, ना कि कोई लैंड या एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने में मिलेगा। नेक्स्ट है, टैक्स पेयर कैन नॉट सेल द न्यू हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इफ यू विल डू सो देन एग्जेम्पशन विल नॉट गेट। अगर आपने कोई नए कैपिटल गेन का बेनिफिट लेने के लिए नया घर परचेज कर लिया और वो नया घर जो परचेज किया है उसको आप नेक्स्ट 3 years तक सेल नहीं कर सकते दोबारा, अगर आपको इस कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन लेनी है। तो ये था कैपिटल गेन जो प्रॉपर्टी पे लगता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।